Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने फिजिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ग्रेविटेशन. ऑलराइट, ग्रेविटेशन. तो बेसिकली जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं ना, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? प्लैनेट्स, ठीक है, सन, ठीक है, इन सब का मोशन वगैरह हमारे दिमाग में आता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर को यहीं से शुरू करेंगे. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे कैपलर अंकल, कैपलर, ठीक है, उन्होंने, कैपलर ने कुछ लॉज दिए थे, तो हम कैपलर्स लॉज से शुरू करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली देखो, अगर मैं एक सन बनाऊं, रुक जाओ, कलर कलर चेंज कर देता हूँ. सन ऑरेंज होता है, ठीक है, सन, ठीक है, ये मैंने एक सन बनाया, ठीक है, एक सन है. ऑलराइट, ठीक है. फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा अपनी अर्थ. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सबको पता है कि जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, ठीक है, वो इलिप्टिकल है. बेसिकली वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है. ठीक है, ऑल राइट. फिर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ हमारा ब्लू प्लैनेट. ब्लू प्लैनेट कहते हैं अर्थ को, ब्लू प्लैनेट. ठीक है, ये हमारा प्लैनेट है. ठीक है, अब सन से, ठीक है, इसकी दूरी ये भी हो सकती है, 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 और ये भी हो सकती है. तो जो फार्देस्ट पॉइंट होता है ना अर्थ का सन से, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपीहीलियन. फार्देस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ फ्रॉम सन. बेसिकली जब वो ऑर्बिट में घूम रही होती है ना, तो जब सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एपीहीलियन. और जब सबसे पास होती है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं पेरीहीलियन. ठीक है, तो ये बात आई गया, सबको समझ में आ गई होगी. ठीक है, क्लोजेस्ट टू सन, क्लोजेस्ट टू सन. ठीक है, तो आई होप आपने इतनी बात नोट कर ली होगी. तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे लिए इसका भी कोई यहाँ पर रिलेवेंस नहीं है. मैंने आपको जस्ट बताने के लिए समझाया था. ठीक है, एक सेकेंड. ऑल राइट, ठीक है, ये भी मिटाता हूँ मैं, एक छोड़ देते हैं. ऑल राइट, ठीक है. तो बेसिकली अब यहाँ पर देखो, जो पहला लॉ दिया था ना कैपलर ने, कैपलर का पहला लॉ जो था वो कहता है, कलर चेंज करते हैं इसका, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, ठीक है, इज एन एलिप्स. ठीक है, इलिप्टिकल होता है यानी एलिप्स. ठीक है, विद द सन, विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई या फिर फोकस. ठीक है, जो एक प्लैनेट होता है ना उसका जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, सन के आसपास, वो एक एलिप्स होता है, सॉरी एक्लिप्स बोल रहा हूँ, एलिप्स होता है, इलिप्टिकल होता है. ठीक है, विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकस. देखो, सन इसके एक फोकस पे है, ठीक है, एक फोकाई पे है सन यहाँ पर, और इसके चारों तरफ ये प्लैनेट घूमता है. ठीक है, ये था कैपलर का फर्स्ट लॉ. ठीक है, सेकेंड लॉ होता है कैपलर का, द लाइन joining the planets and sun. ठीक है, यहाँ पर प्लैनेट कर लो एक, अभी हम एक प्लैनेट के रेफरेंस में बात करें ना, प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो लेट्स सपोज ये मैं एरिया बना रहा हूँ, ठीक है, ए और बी. अर्थ को यहाँ से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आने में जितना टाइम लगेगा ना,
ठीक है, जितना टाइम लगेगा, ठीक है, अगर ये जो एरिया है ना, ये इतना जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है, अगर वो सी, ये वाला एरिया है, सी और डी वाला एरिया, अगर ए और बी का जो एरिया है, ठीक है, अगर वो सी और डी के एरिया के बराबर है, ठीक है, तो अर्थ को इतना पार्ट ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा ना, सेम टाइम उसको सी से डी तक का एरिया ट्रेवल करने के लिए लगेगा। तो यही कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज। ए और बी का अगर ए और बी और सी और डी का जो एरिया है, ठीक है, अगर इन दोनों का एरिया आपस में सेम है, ठीक है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेसिकली जो टाइम इंटरवल होगा ना, जितना टाइम ए से बी को यहाँ तक आने में लगेगा, सॉरी, अर्थ को ए से बी तक आने में लगेगा, सेम उतना ही टाइम अर्थ को सी से डी तक जाने में लगेगा। ऑलराइट, यानी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये दोनों एरिया सेम है, मतलब एरिया बराबर है, तो इनको क्रॉस करने के लिए टाइम भी जो प्लेनेट को लगेगा वो सेम लगेगा। ठीक है, फिर हमारा आता है यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ कैपलर। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा था द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ए प्लैनेट from the sun is proportional to the square of its orbital time period। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है, देखो मीन डिस्टेंस क्या है। अब जब ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है, ठीक है, वो इलिप्टिकल है, तो बेसिकली हर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया आपको फार्देस्ट डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो एपीहिलियन कहते हैं, और जो वो जो लोएस्ट डिस्टेंस होता है प्लैनेट का सन से, उसको हम पेरीहिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इससे हम क्या देखते हैं कि हर जो पॉइंट होगा ना, उसका डिस्टेंस जो होगा वो सन से अलग अलग होगा। तो हम जितने भी हमारे अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है, अगर उनका मैं एक मीन लेना, मीन ले, ठीक है, उनका मीन ले, तो हमारे पास एक मीन डिस्टेंस निकल के आएगा किसी प्लैनेट का सन से। ठीक है, तो वो जो मीन डिस्टेंस निकल के आया ना, उसका जो क्यूब होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर सन के आसपास जब प्लैनेट पूरा करता है ना, ठीक है, जैसे कि हमारे जो अर्थ का ऑर्बिटल टाइम पीरियड है वो 365 डेज है। ठीक है, तो ये इसके इस ऑर्बिटल टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये था कैपलर का थर्ड लॉ। ऑलराइट, ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपनी ग्रेविटी की या ग्रेविटेशनल लॉ की। ठीक है, तो फिर हमारे पिक्चर में आते हैं न्यूटन साहब। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने जो कैपलर का थर्ड लॉ था, ठीक है, उसका यूज कैपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है, टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उन्होंने कैपलर के थर्ड लॉ का यूज किया ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो आपने सबने कहानी सुनी होगी, ये एक ट्री था, उसके नीचे न्यूटन जो थे बैठे हुए थे, उनके सर पे एप्पल गिरा, फिर उन्होंने सोचा कि जब एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है तो यानी उसे कोई चीज़ खींच रही है। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि जब एप्पल के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, तो यूनिवर्स में जैसे कि हमारा मून है, ठीक है, तो हमारे मून के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, सन भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से अपने जो ग्रेविटी की खोज है वो शुरू की। ठीक है, तो उन्होंने कंसीडर किया, लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, समझने से मतलब थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। और ये आपका मून है, ठीक है, ये आपका मून है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जैसे इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m, ठीक है, वो जो प्लैनेट है ना, या जो दो ऑब्जेक्ट जिन्हें हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उनके मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है,
वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जब इन्होंने यहाँ से प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो जो मैंने कांस्टेंट लगाया ना, तो ये कांस्टेंट निकल के आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Gmm/r²। ये थी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अब इसमें ये जो जी है ना, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया था, ये दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी याद रखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और दिया किसने था, हेनरी कैवेंडिश ने, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। आपसे आपसे पूरी फोर्स तो नहीं निकलवा रहा है वहाँ पर, लेकिन ये देखिएगा, देखो जो फॉर्मूला है Gmm/r², इसमें क्या है कि जो दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस है ना, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस अगर 6 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, 6 टाइम्स हो जाता है, तो उनके बीच की फोर्स कितनी हो जाएगी। तो लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने F1 माना हमारी ओरिजिनल जो फोर्स थी। ठीक है, तो F1/F2 ये क्या होगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, R2 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने जो हमारी नई वाली फोर्स है ना, ठीक है, उसे निकालने के लिए यहाँ पर हमने इसका जो दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस है ना, उसको 6 टाइम्स किया है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 6R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। जितना पहला हमारे दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस था, उसको 6 टाइम्स कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या निकल के आएगा, F1/F2 इज इक्वल टू 36R1² अपॉन R1²। तो R1² से R1² कट जाएगा, तो जो हमारी नई वाली फोर्स है ना F2, वो कितनी हो जाएगी, तो F2 हो जाएगी, यहाँ से लिखता हूँ मैं F1/36। यानी कि जो हमारी F2 होगी ना, ठीक है, वो 36 टाइम छोटी हो जाएगी, 36 टाइम डिक्रीज कर जाएगी। अगर मैं अपनी जो दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस है उसको 6 टाइम्स बढ़ाता हूँ, तो जो फोर्स होगी ना वो 36 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। तो इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि ये जो चीज़ इन्वर्स में स्क्वायर में, ठीक है, तो बोलेगा अगर मैं इसको 4 टाइम बढ़ा दूँ, इसको 4 टाइम कर दूँ डिस्टेंस को पहले के, तो फोर्स कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो हो जाएगा कि यहाँ पर 1/16 आ जाएगा, यानी फोर्स डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 16। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब वो कुछ भी करवा सकता है आपसे, कितना भी बढ़वा सकता है और कितना भी कम करवा सकता है। ठीक है, तो अब आपको अगर रिलेशन पता है तो आप इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, फिर न्यूटन भाई साहब ने कहा, ठीक है, न्यूटन भाई साहब ने कहा कि जो प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, due to the gravitational force that sun exerts on them, तो बेसिकली उन्होंने कहा ना कि जो प्लैनेट मूव करते हैं ना सन के अराउंड, वो इस वजह से ही करते हैं क्योंकि सन उनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इसकी वजह से प्लैनेट्स का प्लैनेटरी मोशन हमें दिखाई पड़ता है। ऑलराइट, तो इतनी बात याद रखना कि प्लैनेटरी मोशन ऑफ द प्लैनेट्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लैनेट्स। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, फिर ये जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया ना, ग्रेविटेशनल लॉ दिया न्यूटन ने, ठीक है, वो यूनिवर्सल है।
बेसिकली वो यूनिवर्सल है, उसका कोई भी यूनिवर्सल, जब कोई चीज़ यूनिवर्सल हम किसी चीज़ को तब कहते हैं जब बेसिकली उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, वो हर जगह अप्लाई होता है। बेसिकली याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन का वो यूनिवर्सल है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंस क्या है, एक इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट या दो प्लैनेट्स, ठीक है, अगर प्लैनेट की बात करूं, ठीक है, तो वो हमेशा एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे वो हमेशा एक फोर्स से एक दूसरे को खींचते रहते हैं, ठीक है। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ऑलराइट। और इसी फोर्स से और इस फोर्स से जो प्लैनेट्स है या जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में, दो ऑब्जेक्ट्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ऑलराइट। अगर मैं ऐसे कहूँ ना कि जो आप हो, ठीक है, आप हो और आपके पास अगर आपका कोई दोस्त बैठा है ना, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक है, आप दोनों भी एक दूसरे को उस फोर्स से अट्रैक्ट करोगे। बट अब देखो जी की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर -10⁻⁻11 में चल रही है। आपका मास कितना होगा, 50 50, लेट्स सपोज आपका 50 kg, आपके फ्रेंड का 50 kg है, और जो आपके बीच का डिस्टेंस है, लेट्स सपोज आप 2 मीटर की दूरी पे बैठे हो, ठीक है, तो देखना जी की वैल्यू वो तो 6.67 तो आप छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ मैं 10⁻11 में लेके चल रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2500, ठीक है, अपॉन 2। तो अगर मैं 2 जीरो से हटाऊँ ना तो भी लगभग 10⁻⁻9 यानी 0.000000000 ऐसे जब आप 9 जीरो तो जाओगे ना, ठीक है, तो इतनी फोर्स लग रही है। तो बताओ ये कोई फोर्स है? ये बिल्कुल बहुत कोई नेग्लिजिबल भी फोर्स नहीं है। एक चीज होती है नेग्लिजिबल, ये वो भी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी अट्रैक्शन महसूस नहीं होता आपके और आपके दोस्त के बीच में। ये ग्रेविटेशनल वाला अट्रैक्शन है, वो वाला अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ गलत मत समझ बैठना, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने, ठीक है, क्या क्या एक्सप्लेन किया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, एक्सप्लेन इट एक्सप्लेन, ठीक है। पहली चीज तो इसने एक्सप्लेन करी, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, कि जो फोर्स हमें अर्थ से बाइंड रखती है ना, हम उछलते हैं कूदते हैं फिर अर्थ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि जो मून हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है, वो इसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की वजह से लगाता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अर्थ जो है उस पर एग्जर्ट कर रहा है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन जो प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं वो भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से काट रहे हैं। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, जो टाइड्स आते हैं ना हमारे समुद्र में मून और सन की वजह से, वो भी इसी ग्रेविटेशन की वजह से आते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन की फोर्स है उसकी वजह से आते हैं, ऑलराइट। अब यार ज्योग्राफी में पढ़ोगे भी, दो टाइप के टाइड्स होते हैं, ठीक है, वो भी आप पढ़ोगे आगे जाके, मैं पढ़ाऊंगा जब ज्योग्राफी, होपफुली, ठीक है, तब देखेंगे उसको, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन फार अवे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली जब मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली अगर एक कार जा रही है ना, एक कार चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है, तो जब आप उस पर एक फोर्स लगाओगे ना, एक अनबैलेंस फोर्स जो कि आपका इंजन जनरेट करके देगा आपको, जब उसको एक्सेलरेट करोगे ना, ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक्सेलरेशन लिया 10 मीटर पर सेकेंड का,
ठीक है। तो हर सेकंड जो है वो आपकी कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, यानी एक सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी जो आपने क्या किया उस कार को एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में यानी हॉरिजॉन्टल जो आप कार चला रहे हो अर्थ के सर्फेस पे, उस पे जो हमने एक्सेलरेशन लिया वो। ठीक है, एक आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं जी से। जी से बेसिकली आपने अर्थ की सरफेस के ऊपर 5 किलोमीटर से, ठीक है, 5 किलोमीटर से लेट्स सपोज एक चीज छोड़ी है, ठीक है, एक चीज छोड़ी है, तो वहां पर जो जी आएगा ना, ठीक है, तो जी की वैल्यू जो हमारी अर्थ के लिए होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जिस मोमेंट आप छोड़ोगे ना, एक सेकंड में उसकी स्पीड जो है, ठीक है, वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद उसकी स्पीड इसी तरीके से कंटिन्यूसली 9.8 मीटर पर सेकंड के फ्रैक्शन से बढ़ती चली जाएगी स्पीड उसकी। ठीक है, तो ये होता है जी, जो हमारी अर्थ लगाती किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये हमारी अर्थ है और हमारा मून है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो मून पे कितना होगा। अर्थ जो है वो मून को बेसिकली किस फोर्स से खींच रही है, और ठीक है, किस फोर्स से खींच रही है, कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रही है, और उसी हिसाब से हम अपनी जी को ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज जो अर्थ है वो मून को, ठीक है, एफ फोर्स से खींच रही है, तो इसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी, ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा मास ऑफ मून अपॉन उनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली जो किस फोर्स से खींच रही होगी इसको, अर्थ अपनी तरफ मून को, मून का मास, ठीक है, और उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन एफ इजिकल टू एम में पड़ा था, बट अभी जो ए की वैल्यू है वो जी हो गई है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसकी वैल्यू जी होती है। ठीक है, तो बेसिकली एफ इजिकल टू एम जी फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो एम है वो मून का मास है। ठीक है, तो अगर मैं एफ की वैल्यू यहाँ पर लिखूँ, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो बेसिकली मून का मास, ठीक है, और जी, जी जो हमारी अर्थ उस पर लगा रही है, ठीक है, इज इक्वल टू जी अर्थ का मास, ठीक है, और हमारा यहाँ पर मून का मास, तो मून के मास से मून का मास कट जाएगा और अपन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना ऑन फार अवे ऑब्जेक्ट्स, वो क्या आता है, वो आता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अर्थ का मास या फिर किसी प्लेनेट का मास, ठीक है, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और ये आर क्या होगा, आर होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, बेसिकली हमारा अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हमने यहाँ पर उस रिलेवेंस में लिया है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन फार अवे ऑब्जेक्ट्स, तो ये होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, यानी हमारा ग्रेविटी कांस्टेंट, इनटू मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हम अर्थ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, मास ऑफ अर्थ अपॉन जो अर्थ और जिस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, वो जी निकाल रहे हैं अर्थ, और जिस प्लैनेट के बीच का जी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, उन दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फिर आता है इसमें नेक्स्ट, ये तो था फार अवे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो अर्थ से काफी दूर है। ठीक है, फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है ना, तो सिर्फ आप फॉर्मूला भी याद रखोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब क्या होगा, बेसिकली अभी तो हमने दूर के ऑब्जेक्ट्स की निकाली थी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जैसे मून हो गया बहुत दूर है। अगर मैं बात करूँ ना कि अर्थ के सरफेस के ऊपर, जैसे आप अभी अर्थ के सरफेस के ऊपर बैठे हो, या फिर जो बेसिकली जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है वो जैसे अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये बेसिकली किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। तो हम उन ऑब्जेक्ट्स पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स पे इसकी वैल्यू निकालेंगे बेसिकली जो बहुत ही कम डिस्टेंस पे, जैसे कि लेट्स सपोज
आप समझ लो 50 किलोमीटर पे है, ठीक है, 100 किलोमीटर पे है लगभग, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे, या फिर जो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल ही पास है, जो हम जैसे बैठे हुए हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे है, बेसिकली एक बहुत ही कम डिस्टेंस पे, ठीक है, जो जिसपे बेसिकली जो डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करेगा हमारा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, ठीक है, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स पे यहाँ पर निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला देख लो, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम, ये अर्थ का मास, ठीक है, अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप जो वैल्यू होगी आर की वो रेडियस ऑफ अर्थ लगाएंगे, और खुद से बोले कि फार फार अवे ऑब्जेक्ट पे है तो वहां पर वो डिस्टेंस देगा उन दोनों बीच के ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑल्दो इस टाइप के सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर बाई चांस आ जाता है तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। फिर देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारी अर्थ है ना, ठीक है, हमारी अर्थ है वो एक परफेक्ट स्पेयर नहीं है, परफेक्ट स्पेयर नहीं है वो, ठीक है, वो एक ओवल शेप टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही से बनाता हूँ, ओवल शेप टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो कुछ इस टाइप की दिखाई देगी आपको अर्थ, इस टाइप की, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मैंने अर्थ का नॉर्थ माना, ये साउथ माना, ये ईस्ट माना, ये वेस्ट माना, यहाँ आ गया आपका इक्वेटर, ठीक है, अर्थ के सेंटर से, और ये आपके पोल्स आ गए, पोल्स आ गए, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो अर्थ का रेडियस है ना, अर्थ का रेडियस है, ठीक है, जो अर्थ का रेडियस है ना पोल की तरफ, वो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, पोल इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। तो बेसिकली जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से बाहर तक का, यानी इक्वेटर वाला, ठीक है, वो पोल के डिस्टेंस से ज़्यादा है, यानी ये जो अर्थ का रेडियस मैं मानूँ इक्वेटर पे, वो पोल के रेडियस से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, देखो जब मैंने बात करी जी की कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अर्थ के सरफेस और नियर अर्थ का सरफेस, ठीक है। तो देखो जो इक्वेटर पे अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है ना, इक्वेटर पे अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी बेसिकली जो अर्थ होगी वो उस ऑब्जेक्ट को कम फोर्स से खींचेगी। अगर जी की वैल्यू कम हो गई तो मास तो कांस्टेंट रहेगा उसका, ठीक है, पर जो अगर जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो फोर्स भी कम हो जाएगी ना, ठीक है, तो कम फोर्स से खींचेगी एज कंपेयर टू पोल्स, ठीक है। अब पोल्स पे जो डिस्टेंस है वो कम है, अगर ये चीज़ कम होगी तो जी बढ़ जाएगा, अगर आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑलराइट। यानी जिस फोर्स से पोल पे अगर कोई चीज रखोगे ना तो अर्थ जो है वो उसको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। यही रीजन है जो सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, बेसिकली जो सैटेलाइट वगैरह जो रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं स्पेस के लिए, सैटेलाइट लॉन्च, ठीक है, ऑलवेज टेक्स प्लेस एट और नियर इक्वेटर, ठीक है। तो जो सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है ना वो हमेशा इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के आसपास लॉन्च करी जाती है, क्योंकि वहां पर जो जी की वैल्यू है वो कम है, यानी हमें कम फ्यूल स्पेंड करना पड़ेगा उसको उड़ाने के लिए, क्योंकि जो अर्थ है वो उसको कम फोर्स से नीचे खींचेगी एज कम्पेयर टू पोल। अगर आप पोल से उड़ाएंगे ना तो आपको ज्यादा फ्यूल खर्चा करना पड़ेगा, आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस चीज को इजेक्ट कराने के लिए, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स जिस फोर्स से अर्थ हमारे सैटेलाइट को खींचेगी वो ज्यादा है, नीचे की तरफ जो खींचेगी ना वो ज्यादा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फ्यूल या फिर ज़्यादा फोर्स को लगाना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हम इससे एक और स्टेटमेंट ले सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल्स एज कंपेयर्ड टू इक्वेटर,
इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू पोल्स, पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू है वो पोल से इक्वेटर तक आने में घटती है। ऐसे दे देगा, ऐसे लिख देगा द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, आपसे स्टेटमेंट पूछ लेगा तो इसमें लिख देगा द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज वाइल कमिंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। बात सही है, ठीक है। अगर ये कह दे द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेज फ्रॉम कमिंग टू पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर, तो ये बात गलत होगी। पोल से इक्वेटर तक आने में ग्रेविटी की वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी की वैल्यू है वो कम होगी, क्योंकि जो रेडियस है अर्थ का वो इक्वेटर पे ज़्यादा है, और अगर रेडियस ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो जी की वैल्यू आप देख रहे हो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि जैसे बेसिकली जब आपको जी की वैल्यू निकालनी है ना, कि अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर, तो बेसिकली हमारा देखो यहाँ पर आर जो है वो कांस्टेंट है, 6400 किलोमीटर वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, जी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और जो अर्थ का मास है वो भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर किसी फार अवे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जैसे अगर मून पे निकालनी है ना, कि मून जो अर्थ है वो मून को किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, उस केस में जो जी निकालना है, तो हमारे पास आर जो है मून और अर्थ का डिस्टेंस वो भी फिक्स रहेगा, ठीक है, जी की वैल्यू फिक्स रहेगी और अर्थ का मास भी फिक्स रहेगा, यानी हम फार अवे ऑब्जेक्ट्स पे जी की वैल्यू निकाल पाएंगे जो कि एक कांस्टेंट आएगी। ठीक है, जितना डिस्टेंस उस हिसाब से कांस्टेंट आ जाएगी। पर अब देखो, अगर आपको इस तरीके से निकालनी हो ना, कि जैसे आप अर्थ पे खड़े हो, आप ऊपर जाते जा रहे हो, 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 ठीक है, तो हर सेकंड कुछ ना कुछ जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही माइनर अमाउंट से चेंज हो रही होगी। अगर आपको माइनर अमाउंट निकालना है ना, ठीक है, माइनर अमाउंट निकालना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, किस हिसाब से वेरी करेगी ये, तो हमको इसको जी डैश लिख लेते हैं, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर ई, अर्थ का रेडियस। ठीक है, तो जी डैश हमें निकालना है वेरिएशन, कितना कितना वेरी कर रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट रखोगे, क्योंकि हाइट यहाँ पर जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी, आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, हाइट, तो उस हिसाब से जी की वैल्यू जो है बहुत ही माइनर तरीके से वेरी होगी, लेकिन वेरी होगी। ठीक है, तो आप इसमें वेरिएशन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला भी एक बार दिमाग में रख लेना आपने। ठीक है, अगर बाई चांस वो, देखो निकलवाएगा नहीं क्योंकि इसमें टाइम लगता है इन चीज़ों को निकालने में, वो आपसे ये पूछ लेगा कि अगर मैं वेरिएशन की बात करूं, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, देन हाउ इट इज रिलेटेड टू हाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस हिसाब से आपको अगर ये याद होगा ना फॉर्मूला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। अगर आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाना शुरू करो ना, यहाँ से आप सेंटर की तरफ अर्थ के जाना शुरू करो, ठीक है, तो वो जो जी की वैल्यू है वो किस तरीके से वेरी करेगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिख लो, जी डैश इज इक्वल टू, जो वेरिएशन आ रहा है हमारे जी में, इज इक्वल टू जी 1 - d अपॉन आर ई। ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d अपॉन आर ई। तो बस इतना फॉर्मूला दिमाग में रखना है, इसको निकलवाएगा नहीं आपसे कोई भी क्वेश्चन, बट अगर इस तरह से सवाल आता है कि किस तरीके से प्रोपोर्शनली वेरी करेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, तो आप कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, हम बात करते हैं मास की। ठीक है, मास, मास जो होता है ना, मास किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो फिक्स होता है, वो फिक्स होता है, चाहे आप, जैसे एक ले सपोज एक लोहे का ब्लॉक है, ठीक है, अगर मैं उसकी मास की बात करूं, उसका मास ले सपोज है 100 kg, ठीक है, 100 kg, ठीक है, 100 kg, तो अगर आप उसको मून पे ले जाके रखोगे ना, ठीक है, तो भी उसका मास 100 kg ही रहेगा, 100 kg ही रहेगा, क्योंकि बेसिकली वो उसकी कंपोजिशन है। ठीक है, उसमें 100 kg आयरन लगा हुआ है, आयरन यूज हुआ है, इसलिए वो जो है 100 kg का है। ठीक है, तो ये होगी मास की बात, मास की बात। ठीक है, मास की बात। अगर मैं बात करूँ ना वेट की, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मास और वेट को सेम कह देते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, बोले 60 kg, बट वेट जो होता है ना, ठीक है, वेट क्या होता है, वेट होती है फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट
इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ और प्लैनेट, जिसकी किसी भी प्लैनेट पे बात करेंगे हम उसके ऊपर, ठीक है। तो वेट क्या होता है, एक फोर्स होती है, ठीक है, एक फोर्स होती है जिससे जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्लैनेट, या अगर अर्थ के ऊपर रखा हुआ है तो अर्थ, या फिर किसी प्लैनेट के ऊपर रखा हुआ है प्लैनेट, ठीक है, तो उस अर्थ या प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। समझा दूँ कैसे। अगर मैं वेट की बात करूँ, जैसे कि लेट्स सपोज आपका वेट, आपका जो मास है, ठीक है, मास है वो 50 kg है, ठीक है, तो आप अर्थ की तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट हो गए, F इज इक्वल टू एम जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है यहाँ पर हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो वेट आएगा ना, वेट आएगा m आपका है 50 kg मास, ठीक है, इनटू अगर मैं 10 मान लूँ जी की वैल्यू, तो आएगा आपका 500 न्यूटन। वेट आपका हमेशा न्यूटन में आता है, लेकिन कॉमन भाषा में हम वेट को केजी में मान लेते हैं कि आपका वेट कितना है, 50 kg, 50 kg, क्योंकि ना जी की जो वैल्यू है ना, जी की वैल्यू वो अर्थ के सरफेस पे ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। पोल और इक्वेटर में थोड़ी वेरी करती है, लेकिन अगर इन जनरल में बात करूँ ना, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी, इसलिए हम जी को काउंट नहीं करते और सीधे बोल देते। अब अगर इस तरीके से बोला जाए कि तुम्हारा वेट कितना है, 500 न्यूटन, ठीक है, तुम्हारा वेट कितना है, 600 न्यूटन, ठीक है, तो जब 10 की वैल्यू सेम ही रहने वाली है ना, ठीक है, तो हम इन जनरल जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो उसमें वेट को कहते हैं कि हमारा वेट 50 kg है। पर नहीं, अगर मैं साइंटिफिक भाषा में बात करूं तो आपका वेट है, अगर आप 50 kg के हो तो आपका वेट 500 न्यूटन होगा, ना कि केजी। केजी आपका मास होता है, ठीक है। तो इसी पे सवाल बन जाता है। इस पे सवाल किस तरीके से बनता है, देखो अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इस पे सवाल बनता है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून इज सेम सो एज इट्स वेट। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जो मास है ना ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो अर्थ और मून की सरफेस पे सेम रहेगा, ठीक है, अर्थ और मून की सरफेस सेम रहेगा, और इसी तरीके से उसका जो वेट है ना वो भी अर्थ और मून की सरफेस पे सेम रहेगा। अब बताओ इसमें गलती कहाँ है। देखो पहला स्टेटमेंट सही है, मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट है, अगर चाहे उसे आप उसका मास अगर आप अर्थ पे चेक करोगे ना, तो भी लेट्स सपोज अगर वो ब्लॉक 100 kg का है, ठीक है, तो वो 100 kg का ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप उसे अर्थ की सरफेस पे मेजर करो या फिर मून की सरफेस पे मेजर करो, बट जो उसका वेट है ना, वेट वो सेम नहीं रहेगा। तो याद रखना कि जो वेट होता है ना, ठीक है, वो जी की वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है हमारी, अगर कॉमन भाषा में करने जो कहूँ, तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है। तो जो जो अर्थ पे जी की वैल्यू है वो लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। बट जो मून पे है ना जी की वैल्यू, ठीक है, वो अर्थ की जैसे, जैसे ये मान लो जी की मून मून पे जो ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वैल्यू है वो जी एम मान लो, ठीक है, तो वो 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी की, ठीक है। तो अगर मैं इसको करके दिखाऊँ आपको एक रफ फिगर में, तो 10/6, 5/3, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 5/3, 1.67 समथिंग जो है, ये आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, इतनी सी वैल्यू, ठीक है, 1.67, ठीक है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ जो मून के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेट कैसे सेम रहेगा। अगर 100 kg का ब्लॉक अर्थ पे है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, तो जो अर्थ पे वेट होगा ना उसका, एफ को हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरीके की फोर्स ही है, ठीक है। तो वेट जो लिखा है वो होता है एम जी। तो अगर 1 kg का एक ब्लॉक का मास जो है वो 100 kg है, तो उस पर अर्थ अर्थ पे उसका वेट कितना होगा, जैसे मैंने 10 मान लिया, तो हो जाएगा उसका वेट 1000 न्यूटन। वहीं अगर मैं बात करूँ मून के ऊपर, मून के ऊपर उसका वेट क्या होगा, तो 100 kg, मास तो सेम रहेगा, बट जो 1.67 वैल्यू आ रही है ना ग्रेविटी की, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है, तो ये आ जाएगा आपका 1.67, ये 167 न्यूटन। तो मात्र 167 न्यूटन जो है
वो उसका वेट होगा मून के ऊपर। देखो वेट बदल गया, इसलिए याद रखना कि मास जो है ऑब्जेक्ट का वो हर जगह सेम रहेगा, बट जो उसका वेट है, ठीक है, वो ग्रेविटी के साथ साथ चेंज होता है, यानी उसका वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, और इसको एक और एग्जांपल समझाओ ना, आप अर्थ की सरफेस पे कूद के देखना। ठीक है, अगर एक नॉर्मल इंसान है तो लगभग 0.5 मीटर ही कूद पाएगा ज़मीन से, 0.5 मीटर की हाइट तक ही कूद पाएगा, ड्यू टू, क्योंकि जो हमारी ग्रेविटी है अर्थ पे वो काफ़ी हाई है। अगर यही जो एक एस्ट्रोनॉट होता है ना, ठीक है, वो अगर मून पे जंप लगाए, ठीक है, तो वो लगभग जा सकता है 2.7 मीटर तक। समझ रहे हो 2.7 मीटर कितना होता है? लगभग जमीन से खड़े हो, ठीक है, जमीन से कूद के लगभग आप अपनी छत पे पहुंच जाओगे एक जंप में। ठीक है, क्योंकि वहां की ग्रेविटी बहुत लो है एज कम्पेयर टू अर्थ की ग्रेविटी के। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है, इज 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इस पे सवाल आता रहता है सीडीएस में, इस वाले कॉन्सेप्ट पे सवाल आता रहता है कि अगर किसी चीज़ का मास, किसी चीज़ का वेट अगर अर्थ पे 1000 न्यूटन है, तो वो मून पे कितना होगा? तो हो जाएगा 167 न्यूटन। ठीक है, तो ये बात याद रखना। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर थ्रस्ट का। थ्रस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थ्रस्ट का, थ्रस्ट क्या होता है ना, थ्रस्ट होती है फोर्स acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. thrust एक फोर्स है, ये एक सरफेस है, ठीक है, वो उसके परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे अगर वो सरफेस पे एक्ट कर रही है ना, तो इसको हम थ्रस्ट कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला याद रखना, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अगर मैं उसको एग्जांपल देके समझाऊँ ना, तो जैसे हम नाइफ यूज़ करते हैं, नाइफ, ठीक है, नाइफ होता है एक, नाइफ, नाइफ नाइफ जितना ज़्यादा पैना होगा उतनी ही आसानी से हम किसी चीज़ को काट पाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक क्यूकम्बर लिया, खीरा लिया, ठीक है, अब अगर उसको आपको काटना है ना, ठीक है, तो जितना पैना आपका नाइफ होगा, पैना होने से मतलब क्या है, ठीक है, पैना होने से मतलब क्या है, जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है, जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है नाइफ का कुकुम्बर के ऊपर, ठीक है, वो जितना कम होगा ना, एरिया जितना कम होगा, ठीक है, एरिया जितना कम होगा, उतना ही प्रेशर ज़्यादा आप जनरेट कर पाओगे, उतना ही प्रेशर आप ज़्यादा जनरेट कर पाओगे कम फोर्स के साथ। आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और कम फोर्स, जैसे आप बहुत ही पहना चाकू होता है ना, रखते ही कट जाता है उससे चीज़। ठीक है, रखते ही, क्योंकि एरिया ऑफ इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत कम हो गया, इसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है बहुत ही कम फोर्स लगाने से। ठीक है, इसीलिए जब भी हम काटने, या फिर कोई नेल होती है ना, नेल का भी जो देखा होगा आगे से बहुत पैनी होती है, एरिया ऑफ इम्पैक्ट कम करने की वजह से, जिससे कि हम कम फोर्स में ही हमारा काम हो जाए, कम फोर्स में ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाए और हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, इसका एक और दूँ ना, अगर आप सैंड पे खड़े हो ना, सैंड पे अगर आप सीधे खड़े होगे ना, ठीक है, सीधे, तो आप, हो सकता है थोड़ा अंदर तक धंस जाओ, थोड़ा आपके पैर वगैरह है, ठीक है, वो उसके अंदर धंस जाए, क्योंकि जो जो वेट है ना, वेट आपका, एरिया ऑफ इम्पैक्ट जो है ना, ठीक है, वो बहुत ही कम है, एरिया ऑफ इम्पैक्ट आपका बहुत ही कम है, इसलिए आप डीप तक पेनिट्रेट कर पाओगे सैंड में। वहीं आप सैंड पे लेट जाओ, ठीक है, तो आप देखोगे बहुत ही कम पेनिट्रेशन होगा, क्योंकि एरिया ऑफ इम्पैक्ट बढ़ गया है। ठीक है, अब आपको कोई ऊपर से दबा, अब आपको कोई अगर ऊपर से दबाएगा ना, तो हो सकता है आप जब एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, तो हो सकता है आप इस रेत में दबो, इस रेत में अंदर जाओ, एज कम्पेयर टू खड़े होने पे, क्योंकि खड़े होने पे एरिया ऑफ इम्पैक्ट कम है, ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। एज कम्पेयर टू लेटे पे एरिया ऑफ इम्पैक्ट बढ़ गया, तो प्रेशर कम आ रहा है, प्रेशर कम आप एग्जर्ट कर रहे हो अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वो बढ़ चुका है, तो आप नीचे धसोगे नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसी थ्रस्ट से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है सॉरी, बॉयंसी का। बायंसी कहते हैं, बायंसी, बायंसी है बॉयंसी। ठीक है, बेसिकली जब आप
किसी, जैसे कोई फ्लूइड है, वाटर है, ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस फ्लूइड में डुबाओगे ना, ठीक है, तो उस तो फ्लूइड उसके ऊपर या वाटर उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा जो कि ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, तो इस सब की फोर्स हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका अगर मैं आपको कॉमन सा एग्जांपल देके बताऊं, ठीक है, आप एक बकेट लेना, ठीक है, एक बकेट लेना, ठीक है, एक बकेट लेना, ठीक है, और उसमें एक एक बॉटल लेना, एक बॉटल लेना, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल लेना, उसको जो उसका जो ढक्कन है, ठीक है, वो लगा देना, और फिर उसमें इसको डुबोने की कोशिश करना, उसमें इसको डुबोने की कोशिश करना, तो आप फील करोगे कि एक नीचे से एक फोर्स आ रही है। बहुत सारे लोगों ने किया हुआ, जब नहाने जाते थे तो मग्गा डुबाने की कोशिश करते थे उसमें ऊपर से, पर वो डूबता नहीं था, ठीक है, ठीक है, तो एक आप देखोगे कि एक फोर्स आ रही है ऊपर से जो इसको डूबने से रोक रही है, बेसिकली रेजिस्ट कर रही है। फिर उसको आप और तेज से डुबाओगे ना, ठीक है, और तेज से डुबाओगे तो भी आपको महसूस होगा कि एक फोर्स है जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो देखो, जब ये फ्लूइड है, ठीक है, जब आपने इस पे आधा डुबो रखा है ना इसको, ठीक है, तो आपको फोर्स थोड़ी कम महसूस हो रही होगी। जब उसको आप थोड़ा और डुबोगे तो थोड़ी और ज्यादा महसूस होगी आपको फोर्स नीचे से आती हुई। जब आप उसको पूरा डुबो दोगे ना, पूरा जब ये पानी के अंदर हो जाएगा ना, तो उसके बाद जो है वो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी बेसिकली। उसके बाद अगर आप उसको और नीचे डुबोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको और फोर्स महसूस हो, यानी वो जो चीज है वो पूरी तरीके से अब सबमर्ज हो चुकी है, ठीक है, सबमर्ज हो चुकी है। यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट निकल के आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज immersed fully or partially in a fluid, ठीक है, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it, ठीक है। तो क्या कह रहा है, व्हेन बॉडी इज इमर्स फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, एक बकेट है उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें वही आपने क्या किया, आपने एक बॉटल ली, ठीक है, एक बॉटल ली, ठीक है, एक बॉटल ली, उसको आप डुबो रहे हो, ठीक है, तो अभी लेट्स सपोज ये आधी डूबी हुई है, यानी पार्शियली डूबी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपको एक फोर्स मिल रही होगी नीचे से, ठीक है, आपको एक समझ में आ रहा होगा कि नीचे से कोई जो एक फोर्स आ रही है, जो मुझे ऊपर की, जब मैं ऊपर से दबा रहा हूँ तो नीचे से मुझे भी एक फोर्स महसूस हो रही है, ठीक है, वो आपने बहुत सबने कर रखा है ये चीज़, ठीक है, महसूस होती है, ठीक है। अब देखो ना, जब इसको आप आधा डुबोगे तो जो पानी का लेवल था ना वो हल्का सा बढ़ जाएगा ऊपर, हल्का सा, जब हम किसी को डुबोते हैं पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और राइट, आपको फोर्स महसूस होगी। फिर जब आप इसको पूरा डुबो दोगे ना, पूरा डुबो दोगे तो लेट्स सपोज पहले पानी का लेवल यहाँ था, ठीक है, जब आप उसको पूरा डुबो दोगे ना तो पानी का लेवल और ऊपर आ जाएगा, पानी का लेवल और ऊपर आ जाएगा, और आपको एक और ज्यादा, बेसिकली और ज्यादा फोर्स महसूस होगी एज कम्पेयर टू जब बॉटल आधी डूबी हुई थी। तो क्या हुआ ना कि देखो, जब आधी डूबी हुई थी तो बेसिकली इसने कुछ जो वेट था, इस वाटर का जो वेट था वो कुछ उसने डिस्प्लेस किया था, डिस्प्लेस किया यानी उसकी जगह, वो उसकी जगह इस बॉटल ने ले ली। तो क्या हुआ, पानी जो है वो साइडों से ऊपर की तरफ आ गया, पानी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई चीज आ चुकी है। अब जब पूरी डुबो दोगे ना तो पानी और ऊपर बढ़ जाएगा क्योंकि उसने क्या किया, अब जितना उस बॉटल का खुद का वेट था ना, उसने उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने का मतलब है उस जगह से हटा दिया। अब इस जगह में तो ये बॉटल आ गई है ना, यहाँ पर तो वाटर नहीं है, तो जो यहाँ का वाटर होगा वो कहाँ जाएगा, वो कंपनसेट करने के लिए पानी का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और वाटर जितना वाटर इस बॉटल ने डिस्प्लेस किया है, जितना वाटर इस बॉटल ने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, ठीक है, उतनी ही फोर्स, उतने ही अमाउंट की फोर्स इस पे एग्जर्ट हो रही होगी क्योंकि अब आपने पूरा डुबो दिया है ना, ठीक है, बेसिकली आपने पूरा डुबो दिया है। अब चाहे आप इसको नीचे लेके आए या फिर इसके सरफेस तक लेके आए, ठीक है, ऑलमोस्ट सरफेस तक लेके आए, ऊपर ना लेके आए, वाटर का लेवल चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि जितना वाटर इसको डिस्प्लेस करना था ना, जितना इसका खुद का वेट है, ठीक है, उतना इसने वाटर डिस्प्लेस कर दिया है। अब ये पानी के अंदर पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है।
अब जो पानी के अंदर पूरी तरीके से सबमर्ज है ना, तो चाहे इसको इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, पानी का लेवल अब पानी के लेवल में अब चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया है ना, उतनी ही इसको एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, महसूस होगी, जिसे हम बाइंड फोर्स या बाइंड फोर्स कहते हैं, बाइंड फोर्स कहते हैं, यानी कि बायंसी की जो फोर्स, बेसिकली जो एक अपथ्रस्ट है, ठीक है, उसे हम बाइंड फोर्स कहते हैं। तो आई होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसका जो स्टेटमेंट है वो याद रखना अच्छे से, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उस पर सवाल पूछ लेगा आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को याद रखना। फिर इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ना कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो देख लेना। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे बनाया गया लैक्टोमीटर। ये मिल्क की प्योरिटी चेक करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने में काम आता है। एक आता है आपका हाइड्रोमीटर, ठीक है, इट डिटरमाइंस डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है ना, कौन सा लिक्विड कितना डेंस है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी नापने काम आता है। ठीक है, फिर इसी हाइड्रोमीटर से कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जब आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, और कहाँ का यूज होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का? शिप्स एंड सबमरीन्स में। शिप्स और सबमरीन जो बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं पानी में तैरने के लिए, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ और देख लो कि बेसिकली हमें पता ही कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड और हाइट के इंक्रीज होने के साथ साथ जो जी की वैल्यू होती है ना, ग्रेविटी की वैल्यू होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। जो हमारी जी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। अभी अभी आपने वेरिएशन पढ़ा ही था कि हाइट के साथ कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो मैंने आपको दोबारा बता दिया कि एल्टीट्यूड और हाइट के साथ जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू, वो कम होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी। अब शायद से इसी बार इसमें से एक इन्फॉर्मेशन पे सवाल आ गया था। ठीक है, जैसे कि आप लिख लो, ये तो पता है बहुत जनरल चीज़ है, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। पेंडुलम क्लॉक जो होती है ना, पेंडुलम क्लॉक्स बिकम स्लो when taken to mountains। ठीक है, बिकॉज जी डिक्रीजेस with height and thus time period of pendulum increases। जो पेंडुलम क्लॉक्स होती है ना, आपने देखा होगा इस तरीके की, बेसिकली पेंडुलम वाली क्लॉक होती है। ठीक है, क्लॉक है आपकी, डिंग डिंग। ठीक है, पेंडुलम वाली क्लॉक होती है, ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, तो उन उन क्लॉक्स को जब आप माउंटेन्स की लेके जाओगे ना, जब बेसिकली अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हो, हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि उनका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो, जो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो अगर याद रखना चाहो तो फॉर्मूला याद रख लेना, सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, टाइम पीरियड 2π√L/g। ठीक है, तो इसमें देखो, जो टाइम पीरियड है ना और जी है, तो टाइम पीरियड जो जी है हमारा, जी की वैल्यू है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली है। जब हम हाइट पे ऊपर जाते हैं ना, तो जी की वैल्यू कम होती है। अगर जी की वैल्यू कम होगी ना यहाँ पर, तो आप देख रहे हो इन्वर्सली है, तो टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तब इसकी वजह से क्या होगा, जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। तो लेट्स सपोज आपके पास दो घड़ी है, ठीक है, एक डिजिटल वॉच है, एक पेंडुलम वॉच है। डिजिटल वॉच है, एक पेंडुलम वॉच है। ठीक है, आप 12 बजे, ठीक है, 12 बजे यहाँ पर अर्थ बेसिकली सरफेस पे थे, माउंटेन के इधर पे खड़े थे, माउंटेन शुरू हुए यहाँ पर खड़े थे। ठीक है, और आप 2 बजे माउंटेन में काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हो, 2 बजे। ठीक है, तो डिजिटल वॉच होगी ना, वो तो आपको 2 PM टाइम ही दिखाएगी। ठीक है, बट ड्यू टू इंक्रीज इन
हाइट जी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है, जो आपकी क्लॉक है ना वो स्लो हो जाएगी। तो हो सकता है आपकी क्लॉक जिस टाइम एग्जैक्टली 2 बज रहा हो ना, तो जो पेंडुलम क्लॉक है ना, पेंडुलम क्लॉक, वो हो सकता है आपको 1:45 का टाइम दिखाए, यानी कि वो जो है 15 मिनट स्लो हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। ठीक है। फिर ये जो पेंडुलम क्लॉक होती है ना, पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, ये बेसिकली इनवार की बनाई जाती है। इनवार एक मटेरियल होता है, उसकी बनाई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो लेंथ होती है ना, लेंथ होती है, लेंथ एक पेंडुलम की लेंथ होगी ना, ठीक है, लेंथ होती है, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे को, जिसकी वजह से जो पेंडुलम की लेंथ होती है ना, ठीक है, लेंथ होती है, वैसे बेसिकली पेंडुलम की लेंथ जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पेंडुलम लेंथ। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अगर आप किसी नॉर्मल मटेरियल से बनाओगे ना, ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ जो है ना वो उसकी लेंथ बढ़ सकती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी लेंथ जो है पेंडुलम की बढ़ सकती है। बट जो पेंडुलम इनवार से बने होते हैं ना, इनवार से बने होते हैं, ठीक है, उनकी लेंथ रिमेन द सेम। उनकी जो लेंथ होती है ना वो, और वो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि बेसिकली अगर मैं, जानने वाली चीज़ नहीं है आपकी, लेकिन मैं बताऊँ, इनवार का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। इन्वायर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर का कोई इतना इफेक्ट नहीं आता लेंथ पे, और लेंथ हमेशा सेम रहती है, जिसकी वजह से जो क्लॉक है वो हमेशा सही टाइम बताती रहती है। ठीक है, तो अक्सर जो पेंडुलम क्लॉक है वो इनवार की बनाई जाती है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और लिख लो, एक होता है सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड वो 2 सेकंड का होता है। तो ये सब बातें जो पॉइंट में बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, और मोस्टली एग्जाम से पूछी जाती रहती है, रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, भले ही आपके एनसीईआरटी में ना मेंशन हो आपके लेवल तक, लेकिन फिर भी ये बातें बहुत कॉमन सी हैं, तो आपको ये बेसिकली पता होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव में ही पूछी जाती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट। फिर आता है आपका एक एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। अगर आपको किसी चीज़ को, अगर आपको एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है ना, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन को एस्केप कर जाए, ठीक है, अर्थ की, अगर अर्थ की ग्रेविटेशन को एस्केप नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है, तो क्या होगा, वो राउंड 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 करके हो सकता है अर्थ पे ही गिर जाए आके। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो ना कि वो इतना फ्री हो जाए अर्थ की ग्रेविटेशन से, ताकि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा पाए। ठीक है, बेसिकली अर्थ की ग्रेविटेशन पुल से उसको फ्री करने के लिए एक वेलोसिटी से उसको अर्थ की सरफेस से एक वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो लिख लेना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर है, मीटर मत कराना जाके वहाँ पे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड बहुत होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर एक आती है यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, कि जिस स्पीड से जो एक सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किसी दूसरे प्लैनेट को ऑर्बिट करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ऑर्बिटल वेलोसिटी और, सॉरी, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो बीच का रिलेशन है ना, ठीक है, वो ये है, एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी लिख लो। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2 GM/r, GM/r। और एस्केप वेलोसिटी का होता है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का होता है, एस्केप वेलोसिटी का होता है √2 GM/r। तो बेसिकली GM/r कट जाता है, ठीक है, और ये √2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखना चाहो तो याद रख लेना, और इसमें याद रखना ये मास ऑफ द प्लैनेट होता है, जिस प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, या फिर जिस प्लैनेट से लॉन्च की जा रही है, ये प्लैनेट का मास होता है। ठीक है, तो इस पे इस तरीके से आपसे अगर बाई चांस सवाल पूछ, वैसे नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले कि एस्केप वेलोसिटी में
उस ऑब्जेक्ट का मास भी कंसीडर किया जाता है जिसको लॉन्च किया जा रहा है, तो नहीं, सिर्फ प्लेनेट का मास। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों में ही उस ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर नहीं किया जा रहा है जो चक्कर लगा रहा है या फिर जिसे लॉन्च किया जा रहा है, सिर्फ उस प्लेनेट का मास कंसीडर किया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर हमारी कुछ सैटेलाइट होती हैं। एक होती है हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड वो 24 आवर्स होता है, यानी 24 आवर्स में ये हमारे अर्थ का एक चक्कर लगा लेती है एक। ठीक है। फिर इनकी जो हाइट होती है ना, किस किस हाइट पे होती है, ये हमारी अर्थ से किस हाइट पे होती है, ये होती है 36,000 किलोमीटर पे। 36,000 है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है। इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर याद रखना चाहो रख लेना, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये कहाँ का काम आती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, इनकी हाइट इंपॉर्टेंट है, और इनकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी। ठीक है। वेदर फोरकास्ट। ठीक है। टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन। ठीक है। एंड रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन। फिर हमारी दूसरी तरीके की सैटेलाइट आती है, वो आती है पोलर, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। ठीक है। पोलर सैटेलाइट, इनकी जो हाइट होती है ना, हाइट होती है इनकी लगभग 500 to 800 किलोमीटर। ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड वो होता है 100 मिनट का। ये 100 मिनट में जो है अर्थ का एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है। इनका यूज होता है, ठीक है, बेसिकली अर्थ, अर्थ में अर्थ मैपिंग के लिए, जो बेसिकली मैप वैप अर्थ के बनते हैं ना, उनके लिए यूज होता है। ठीक है। और डिफरेंट कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपको अर्थ की सर्फेस पर रखनी है, ठीक है, उनके लिए इनका यूज होता है पोलर सेटेलाइट का। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है। तो जितना भी मैंने बताया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और इसको नोट्स में नोट डाउन करिएगा एंड रिवाइज करिएगा। ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है। और पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।